नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे एक खास मुद्दे की, दतिया उपचुनाव की। मैंने सोचा था कि आज किसी एक और विषय पर चर्चा कर लेते हैं, किसी एक और विषय पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने वो गुंजाइश रहने नहीं दी, क्योंकि आज जब वो दतिया पहुंचे तो दतिया में फिर आज उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे ये कार्यक्रम करना इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसी बातें नजर आईं जिसके जरिए मेरा ध्यान इस ओर खींचा गया। मानना पड़ेगा, नरोत्तम मिश्रा को आज मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी घोषणा, और इतनी बड़ी घोषणा होने के बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा मान नहीं रहे। उनकी हिम्मत को दाद देना होगा। आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी मन की पीड़ा निकल आई। मन की पीड़ा के साथ साथ उन्होंने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी थी, अपनी ही सरकार में बैठे लोगों को चेतावनी दे दी, अपनी ही सरकार के प्रशासन को चेतावनी दे दी और एक कदम आगे बढ़कर दतिया के कलेक्टर एसपी, जो अब चुनाव आयोग के अधीन हैं, उन्हें धमकी दे दी। एसपी को धमकी दे दी, कह दिया कि साहब याद रखना, मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों भूलता नहीं हूं। लेकिन उनको पता नहीं है कि तीसरी आंख भी है। तो क्या दोस्ती और दुश्मनी और ये व्यवहार, ये आचार, ये विचार, ये बयान क्या दिल्ली भूल जाएगी? बात कर लेते हैं नरोत्तम मिश्रा की कि आज के कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ कि आज फिर हमको दतिया उपचुनाव पर नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रम करना पड़ा। आपको कुछ दिनों पुरानी घटना याद हुई होगी। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है। टिकट के बाद उनके समर्थक सड़कों पर आ जाते हैं। सड़कों पर आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को गाली गलौज के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आज हम खुद इस कार्यक्रम को करने के लिए मजबूर हुए। और यह मजबूर किसी और ने नहीं, मैं किसी और टॉपिक पे आज कार्यक्रम करने जा रहा था, लेकिन मजबूर मुझे नरोत्तम मिश्रा ने कर दिया। और मैं आज मानता हूं नरोत्तम मिश्रा को, यह जानते हुए कि दिल्ली बहुत नाराज है। यह जानते हुए नरोत्तम मिश्रा दिल्ली गए तो दिल्ली में कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने को तैयार नहीं हुआ। उन्हें हर बड़े नेता को संपर्क किया कि मेरी एक बार बात तो सुन लो, लेकिन किसी ने कहा बात नहीं सुनी जाएगी, आप मध्य प्रदेश में जाइए, जो कहना है वहीं पर बात कीजिए। लेकिन आज मंच पर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के उम्मीदवार, दतिया उपचुनाव के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को उनकी औकात दिखा दी। आज मंच पर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दे दी। आज मंच पर नरोत्तम मिश्रा ने अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को बता दिया कि मेरे पर भरोसा रखो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा संकेतों में, चाहे वो मेरी सरकार हो या कोई भी हो। और आज मंच से नरोत्तम मिश्रा ने बात कर दी कि बात अब नीचे नहीं होगी, बात उनसे होगी, और तुम्हें पता है कि मैं मानूंगा नहीं, बात करके ही रहूंगा। मानना पड़ेगा नरोत्तम मिश्रा, आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आज वो 3 बयान दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं जो हद से आगे बढ़कर नरोत्तम मिश्रा ने मंच से दिए हैं। पहले इन 3 बयानों को सुन लीजिए, उसके बाद बाकी की चर्चा बाद में। सुनाइए जरा तीनों बयान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने गाड़ियों को हमारे पास वीडियो फुटेज, आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के गोले कार्यालय में तो क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी सड़क नहीं? एसपी साहब, 5 बजे तक नहीं किया हम लोगों ने। मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं।
मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। मैं प्रेम और क्रोध, ये माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। 3 तारीख तक हम सवाल इंतजार कर रहे हैं और मजे लो, बीच में नहीं बोलो, आनंद भी लो और आगे की लाइन भी लो। मन को मेरे को समझो, मैं जब तुम्हारे मन को समझ रहा हूं तो तुम भी कोशिश करो मेरे को समझने की। अरे अपन उधर देख के उनसे कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, हम आ रहे हैं, पुलिस वालों से कह रहे हैं, तुम अपनी चिंता कर रहे हो यार। ये तो मेरे पे ही शक करना हो गया। इतना कमजोर मत समझो, मैंने कहा ना कि कितनी भी कमजोर मोंगरी हो जाए भट भोर में लायक बनी रहती है, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर ले, किसी की हिम्मत नहीं है। और कार्यकर्ता बंधुओं, अगर जेल जाने की नौबत आई तो मैं जाऊंगा तुम्हारे संग जेल, चिंता क्यों कर रहे हो? माइक से बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं। एक भी मत घबराओ, संग चलेंगे भाई, दाल टक्कर खाएंगे, मेरे को तो बहुत अनुभव है। नरोत्तम मिश्रा के आपने तीनों बयान सुन लिए। शमा और परवाने की कहानी पता है आपको, क्योंकि शेर और शायरी में बहुत यकीन रखते हैं नरोत्तम मिश्रा। परवाने को पता है कि वो शमा के पास जाएगा तो जल जाएगा। परवाने को पता है कि वो शमा के पास जाएगा तो मिट जाएगा, लेकिन फिर भी परवाना शमा के पास जाता है। नरोत्तम मिश्रा के बयान आज कुछ ऐसे ही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना चतुर, इतना चालाक राजनेता से ये गलतियां हो क्यों रही है। नरोत्तम मिश्रा क्या बीजेपी को समझ नहीं पा रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा क्या संगठन को नहीं समझ पा रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा क्या दिल्ली को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा परवाना बनने जा रहे हैं। जनाब नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दे, गिरफ्तार कर ले। मैं आपको बता रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा के ऐसे तमाम समर्थक जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जो चुनाव में खेल कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं, कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं, आज से अभी से वो अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। रोक सको तो रोक लो। जब मुझे पता है तो नरोत्तम मिश्रा को पता ही होगा। दूसरी चीज, आशुतोष तिवारी को इतना हल्का क्यों महसूस किया जा रहा है? जब कहा कि भाई कई लोग कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी ने टिकट कटवा दिया, तो आशुतोष तिवारी की क्या है जो टिकट कटवा देगा? एक तरह से औकात भरे मंच से आशुतोष तिवारी की दिखा दी। आशुतोष तिवारी कोई पुआ तो है नहीं, आशुतोष तिवारी कोई पप्पू तो है नहीं। अरे भाई, संगठन के, पार्टी के, आरएसएस के ठीक ठाक नेता हैं, उनका प्रदेश में नाम है। बीजेपी तो अपने कार्यकर्ता का भी सम्मान करती है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा मंच से अपमान क्यों कर रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पर ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। बोले यहां बात मैं क्या करूंगा, मैं तो बात दिल्ली करूंगा, उनसे बात करूंगा। समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि कुछ केमिकल लोचा हो गया। वैसे नरोत्तम मिश्रा बड़ी सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ वाले नेता हैं, हर कदम को बड़ा महसूस करते हैं। लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही। मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का कल रात को मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी पार्टी को यह हो क्या गया है। क्या पार्टी को पता नहीं था कि हमारे नेता नरोत्तम मिश्रा, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, उनका आचार विचार कैसा है, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है? आपने इतना अहंकार पैदा कैसे होने दिया? और अचानक से आपने टिकट काट दिया। थोड़ा बिठा लेते, बात कर लेते, पूछ लेते, तो आपने वही टिकट काट दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है, शिव प्रताप सिंह,
क्षेत्रीय संगठन मंत्री, जामवाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह, हेमंत खंडेलवाल, तमाम ऐसे बड़े नेताओं को पार्टी ने मध्य प्रदेश में भेजा है। मैंने पहली बार देखा है कि मध्य प्रदेश का कोई नेता 2014 के बाद इतनी बगावत कर रहा है, पार्टी को चुनौती दे रहा है, भरे मंचों से चुनौती दे रहा है, तब जबकि पार्टी एक विपरीत परिस्थितियों में खड़ी हुई है। और इसलिए खड़ी हुई है कि आज भी घनश्याम सिंह बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, वो ऊपर है। और प्रदेश प्रभारी चुप है। शिव प्रताप सिंह जो कि संगठन के बड़े पद पर बैठे हैं, वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मैं मान गया भाई नरोत्तम मिश्रा को। 2014 के बाद किसी बड़े नेता ने, मध्य प्रदेश के बड़े नेता ने, पार्टी के एक बड़े नेता ने पहली बार बगावत का बिगुल बजाया। और जिस बड़े नेता का मेरे पास कल शाम को फोन आया, उन्होंने कहा कि मनोज जी, अगर यह बगावत और यह तेवर नहीं रुके तो आप ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई नेता बैठे हैं जो घूंट पीकर बैठे हैं, अपमान का, अपने प्रति व्यवहार का, या उन्हें पार्टी से किनारे कर दिया गया। अगर ये बात यहां पर नहीं रुकी तो बहुत सारे नेता हैं जो इस तेवर के साथ खड़े हो जाएंगे, इस तेवर के साथ आ जाएंगे, और पार्टी के बड़े नेता इस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री करें तो क्या करें? पहली प्राथमिकता तो दतिया का उपचुनाव जीतना है। पहली प्राथमिकता दतिया का उपचुनाव इसलिए जीतना है क्योंकि दतिया का अगर चुनाव नहीं जीता तो प्रतिष्ठा दांव पे आ जाएगी। इसलिए उपचुनाव जीतना है। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। बड़ा संकट की स्थिति हो गई। तो यह बड़ा गंभीर मसला है, और यह गंभीर मसला इसलिए भी है कि पार्टी करे तो क्या करे। चारों तरफ चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। मैं समझ सकता हूं नरोत्तम मिश्रा के अंदर दर्द है। नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत जोड़ तोड़ की, बहुत सारे नेताओं को, कई सारे ऐसे नेता बीजेपी के निकल कर आ रहे हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बताइए मनोज जी, हमारी सीट खराब कर दी। अच्छे खासे हम अपनी सीट के नेता थे, अच्छे खासे अपने ज़िले के नेता थे, हमारी सीट पर, हमारे ज़िले पर दूसरे पार्टी के नेताओं को ज्वाइन करवा दिया, बिठा दिया, हमारा राजनीतिक करियर खराब कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आपकी दुकान चलती रहे। और पार्टी वालों ने उन्हें खूब बढ़ाया। लेकिन ये जो तेवर है, चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव है कि पार्टी अभी इस मुसीबत, मैं मुसीबत इसका जिक्र करूंगा, अभी जो उपचुनाव दतिया का है, वो पार्टी इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहती है। पार्टी जानती है कि नरोत्तम मिश्रा के तेवर यूं ही नहीं हैं, और नरोत्तम मिश्रा भी जानते हैं कि 30 तारीख तक बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तुम मेरे मन का समझो, मैंने तुम्हारे मन को समझा है, तुम मेरे मन को समझो। नरोत्तम मिश्रा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 30 तारीख तक वेट करेगी, 30 तारीख तक नरोत्तम मिश्रा का इंतजार करेगी, नरोत्तम मिश्रा का उपयोग करेगी, नरोत्तम मिश्रा से कहेंगे कि आप तो पार्टी के नेता बनाइए। नरोत्तम मिश्रा इस बात को जान रहे हैं, उन्होंने तो अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा है, और वो जानते हैं कि उसके बाद दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक कर देगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का जो व्यवहार है इस वक्त संगठन यानी कि प्रदेश और दिल्ली के लिए अक्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं। चूक नरोत्तम मिश्रा से कहां हो रही? हर कोई उसके व्यवहार की बात कर रहा है, कह रहा है कि नरोत्तम मिश्रा तो बड़े बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है। क्या वो बीजेपी को समझ नहीं पा रहे हैं? ये अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। पार्टी को ताल ठोक कर चुनौती दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा हुंकार भर रहे हैं, और पार्टी के तमाम नेताओं में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। कई नेताओं ने मुझे फोन किया है, कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है। तो कोई भी सूझबूझ वाला नेता अगर होता तो ऐसे समय में संयम से काम लेता। तो क्या यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि है? क्या ऐसे तमाम सलाहकार हैं जो नरोत्तम मिश्रा को झाड़ पर चढ़ाए जा रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा झाड़ पर चढ़े घूम रहे हैं?
क्योंकि अभी तक तो यह चल रहा था कि नरोत्तम मिश्रा की दिल्ली में बहुत गहरी पैठ है, कहीं पर पैठ कहां है यह तो पता ही चल गया। आपको उमा भारती याद है? उमा भारती मध्य प्रदेश की बड़ी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जब लालकृष्ण आडवाणी को उंगली दिखाई तो पद चला गया। पार्टी ने पूछा नहीं, बगावत कर दी, और बगावत कर दी तो पार्टी ने किस तरीके से किनारे लगाया। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने समझा कि भाई उमा भारती को, ठीक है, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उनको स्थान मिलना चाहिए, और उमा भारती को केंद्र में मंत्री बना दिया। आचार व्यवहार ऐसा था कि वहां भी तकरार हो गई, और तकरार हो गई तो फिर हो गया नमस्ते। 1-1.5 साल हो गया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए बदला हुआ स्वरूप। उमा भारती कितनी मैच्योर नेता हो गई। वो जानती हैं कि कोई फायदा नहीं है बगावत का, पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई फायदा नहीं है, संयम बरतो। तो जब उमा भारती जैसी नेता संयम बरत सकती है तो नरोत्तम मिश्रा को क्या हो गया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जो 3 चेहरे मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये रिपोर्ट ऊपर नहीं जा रही होंगी? संगठन, सरकार क्या इन बातों का ऊपर जिक्र नहीं कर रहा होगा? लेकिन तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी बड़ा ठंडा करके खाती है साहब। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बहुत ठंडी रणनीति है। आप कल्पना कीजिए, संसद में जिन तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने नारी शक्ति बंधन बिल पर जितनी ज्यादा उठापटक की, जितने उछले कूदे, सबके सबों की पार्टी टूट गई। आप टीएमसी में देखिए 2 टुकड़े, शरद पवार 2 टुकड़े, डीएमके ने विरोध किया। इस डीएमके में आप देखिए उसका व्यवहार देख लेना, संसद में क्या होगा, हो सकता है वॉकआउट कर जाए। समाजवादी पार्टी की हालत खराब है, सांसद टूटने के लिए बैठे हुए, जेएमएम के सांसद टूटने के लिए बैठे हुए, ठंडा करके खाते हैं साहब। तो ये जो चैलेंज है, ये जो हुंकार है, मुझे लगता है इस हुंकार ने, इन बयानों ने भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के दिमाग पर, दिल पर संशय के बादल और गहरा दिए हैं कि साहब चोट तो होगी, ये बात तय है। इस विधानसभा चुनाव में चोट होगी। और नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा, एक बयान दिया कि मैं तुम्हारे मन की बात समझ रहा हूं, तुम मेरे मन की बात समझो। मैं दोस्ती और दुश्मनी भूलता नहीं हूं। तो नरोत्तम मिश्रा अगर नहीं भूलते तो दूसरे लोग भी नहीं भूलते होंगे। अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं भूले तो पार्टी के जो नेता हैं, क्या वो किसी गलत फहमी में होंगे? वो तो समझ ही रहे हैं कि आप नहीं भूलते, तो वो तो उस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। भारत सिंह को भेजा ही इसलिए। आशुतोष तिवारी अब तक शांत हैं, बहुत शांति से देख रहे थे, लेकिन आज रात के बाद उनका रुख बदल जाएगा। और ऐसे तमाम लोग जो कि संदिग्ध हैं, सबसे ज्यादा संदिग्ध कौन है वो सबको पता है, उन संदिग्धों का इलाज शुरू हो जाएगा आज से प्रशासन के जरिए। चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे दी गई है, कलेक्टर, एसपी को खुली चुनौती दे दी गई है। दतिया एसपी क्या कर रहे हैं साहब? क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है यह पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा का जिक्र करे, कोई भी नेता होता, कोई भी अगर नेता होता, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे ही खड़ा होता। क्योंकि बात अब यह है कि पार्टी ने तो किनारे कर दिया, पार्टी ने तो टिकट काट दिया। अब बचे खुचे उनके पास कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का मन बहलाने के लिए ये ख्याल गालिब है, अच्छा तो अपने कार्यकर्ताओं को तो जोड़े रखें। यही कार्यकर्ता हैं जो 30 तारीख को काम करेंगे, समझ रहे हैं ना? काम करेंगे, क्या काम करेंगे, किसका काम करेंगे? मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह बेहतर तरह समझ रहे होंगे, डॉक्टर मोहन यादव बेहतर समझ रहे होंगे, हेमंत खंडेलवाल बेहतर समझ रहे होंगे। वो तो सुबह शाम रात लंबी बैठकें चल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। जो बयान आज तीनों निकल कर आएंगे, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि एक बार उन तीनों बयानों को और सुनवाएं।
एक बार तीनों बयानों को दिखाएं और मैं दर्शकों से कहूंगा कि इन बयानों की समीक्षा कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग मध्य प्रदेश को, नरोत्तम मिश्रा को बहुत गंभीरता से जानते हैं। मैं क्या समीक्षा करूं, इन बयानों को सुने और इन बयानों को सुनकर विश्लेषण करने की कोशिश करें कि नरोत्तम मिश्रा कहना क्या चाहते हैं। सुनिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने गाड़ियों को हम 5.5 डीजल फूटेंगे, आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। रसूल गैस के बोले कार्यालय में क्यों डाली? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी सड़क नहीं? एसपी साहब, 5 बजे तक भोजन नहीं किया हम लोगों ने। मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। ये माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। 3 तारीख तक हम सवाल इंतजार कर रहे हैं और बंगला लोग बीच में नहीं बोलो, आनंद भी लो और आगे की लाइन भी लो। मन को मेरे को समझो, मैं जब तुम्हारे मन को समझ रहा हूं तो तुम भी कोशिश करो मेरे को समझने की। अरे अपन उधर देख के उनसे कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, हम आ रहे हैं। पुलिस वालों से कह रहे हैं, तुम अपनी चिंता कर रहे हो यार। ये तो मेरे पे ही शक करना हो गया। इतना कमजोर मत समझो। मैंने कहा ना कि कितनी भी कमजोर मोंगरी हो जाए भट भोर में लायक बनी रहती है। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर ले, किसी की हिम्मत नहीं है। और कार्यकर्ता बन लो, अगर जेल जाने की नौबत आई तो मैं जाऊंगा तुम्हारे संग जेल। चिंता क्यों कर रहे हो? माइक से बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं। एक भी मत घबराओ, संग चलेंगे वहीं दाल टिक्कर खाएंगे। मेरे को तो बहुत अनुभव है। तो नरोत्तम मिश्रा की तारीफ कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से खड़े रहे। कोई भी नेता अगर होता तो वो इस तरीके से ही खड़ा रहता, लेकिन जो बयान निकल कर आए, एसपी को धमकी, सरकार किसकी? डॉक्टर मोहन यादव की। अगर आप एसपी को धमकी दे रहे हैं, प्रशासन को धमकी दे रहे हैं, उस दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए, वो तो सरकार के द्वारा आदेश पे ही हुए होंगे, उच्च पदों पर बैठे लोगों के द्वारा ही आदेश होंगे। तो ये इनडायरेक्ट तौर पर खुली धमकी उस सिस्टम के ऊपर भी है। और अगर ये धमकी है तो उस धमकी के मद्देनजर एक बयान और है, जो बयान कहता है कि मैंने तुम्हारे मन को पढ़ लिया, तुम मेरे मन को पढ़ो और समझो। बड़ा रोचक चुनाव है ये दतिया उपचुनाव। दतिया उपचुनाव एक ऐसी परिभाषा लिखेगा जिसके बाद मध्य प्रदेश नए तौर पर, नए रूप से, खासकर बीजेपी सोचने पर मजबूर होगी कि क्या कथनी होनी चाहिए और क्या करनी होनी चाहिए और उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसके आचार विचार क्या होने चाहिए, ये सब तय होगा। लेकिन दतिया उपचुनाव को लेकर बहुत कुछ होने वाला है। दिल्ली भी बहुत करीब से देख रही है, मध्य प्रदेश भी बहुत करीब से देख रहा है। आप भी देखते रहिए, क्योंकि ये एक नई परिभाषा लिखेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।